देखो, समाजशास्त्र निकाल लो। समाजशास्त्र में अपन क्या कल नातेदारी व्यवस्था देख रहे थे, और नातेदारी व्यवहार को कल अपन ने देखा था। आज अपन को देखना है भारत में नातेदारी व्यवस्था। हेडिंग डाल दो, भारत में नातेदारी व्यवस्था। अब हम भारत की बात करेंगे कि भारत में नातेदारी व्यवस्था हमको किस रूप में दिखाई दे रही है। देखो, भारतीय समाज की सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का निर्माण। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का निर्माण नातेदारी द्वारा होता है। भारतीय समाज के पारिवारिक व्यवहारिक भारतीय समाज के पारिवारिक वैवाहिक तथा अन्य सभी क्षेत्र नातेदारी द्वारा ही तय किए जाते हैं। चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां भिन्न भिन्न सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जहां भिन्न भिन्न सांस्कृतिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण हमारे देश में नातेदारी प्रणालियां भी अलग अलग तरह की हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण हमारे देश में नातेदारी प्रणालियां भी अलग अलग तरह की हैं। देखो, अब हम भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझ रहे हैं। अभी तो हमने नातेदारी व्यवस्था का एक सामान्य रूप देखा, समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था किस रूप में है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो देखो, पहले हमने पढ़ा भारतीय समाज का आधार क्या है, परिवार। सबसे मेन है परिवार, खासकर गांव में। शहरों में भी ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं है, शहरों में भी परिवार है, और भले वो न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन शहरों में भी सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार ही है। सब कुछ परिवार तय करता है। यही परिवार हमारे नातेदारी व्यवस्था को जन्म देता है, क्योंकि देखो, परिवार विवाह सब मिले जुले, विवाह से परिवार बनता है और परिवार वाले ही विवाह तय कर रहे हैं। ठीक है, और विवाह और परिवार मिलकर आपकी नातेदारी व्यवस्था बनाते हैं। भाई, दो ही टाइप के नातेदार होते हैं, और रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। या तो आप रक्त संबंधी नातेदार हो या वैवाहिक संबंधी नातेदार हो। तो भारतीय समाज को यदि समझना है तो हमको परिवार और नातेदारी व्यवस्था को समझना पड़ेगा,
क्योंकि परिवार के बाद यदि कोई हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं तो हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, चाहे वो रक्त संबंधी हो चाहे वैवाहिक संबंधी। जब तक आपकी शादी नहीं हो रही आपको रक्त संबंधी नातेदार प्रभावित कर रहे हैं, और शादी के बाद आपके विवाह संबंधी जो नातेदार बनेंगे आपको वो प्रभावित करेंगे। तो भारतीय सामाजिक जीवन में नातेदारी, व्यक्ति की जीवन, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी नातेदारी व्यवस्था बहुत मजबूत है। शहरों में तो ठीक है कि परिवार है और परिवार के अंतर्गत पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो भाई बहन, दादा दादी, मम्मी पापा, बात खत्म है। इससे ज्यादा नातेदार उनको चाहिए भी नहीं, बस नाम मात्र के व्यवहार है। लेकिन गांव में अभी भी नातेदारी व्यवस्था बहुत मजबूत है और व्यक्ति के जीवन को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है नातेदारी, उसके विवाह को तय करती है, फिर उस पर सोशल कंट्रोल भी रखती है। देखते ना, नातेदार नजर रख रहे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, सब नजर, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नातेदारी व्यवस्था। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि भारत एक विविधता वाला देश है, विभिन्न टाइप की संस्कृतियां यहां पर निवास करती हैं। तो जब इतना कल्चर डाइवर्सिटी है तो नातेदारी व्यवस्था की भी विभिन्नता या विविधता हमको दिखाई देती है। मतलब हम देखो ये नहीं कह सकते कि भारतीय नातेदारी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा कि भारत में केवल पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। नहीं, भारत के कुछ क्षेत्र में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था भले कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन पाई तो जाती है। तो आप कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि देखो उत्तर और दक्षिण, उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह नातेदारी व्यवस्था में अंतर है। उत्तर की नातेदारी व्यवस्था अलग है, दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था अलग है, और जब हम पूर्वी भारत में जाएंगे तो नातेदारी व्यवस्था अलग दिखाई देती है। देखो धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, उत्तर भारत का हिंदू, दक्षिण भारत का हिंदू, नातेदारी व्यवस्था दोनों की अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये देखो, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि मम्मी पापा भाई बहन वो तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो नातेदारी व्यवस्था बन रही है, जैसे उत्तर भारत में, हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, मध्य में कह लो चाहो या उत्तर में कह लो, हमारे यहाँ सामान्यता क्या होता है, ममेरे पुपेरे भाई बहनों में विवाह नहीं होते, पूरी तरीके से प्रतिबंधित। या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने निकटतम नातेदारों में विवाह नहीं करते। दक्षिण भारत में ऐसा प्रतिबंध नहीं है, वो अपने नातेदारी में विवाह व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता के कारण क्या है कि हमको नातेदारी व्यवस्था में भी विविधता दिखाई देती है। तो जब हम भारत की नातेदारी व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम कुछ 5 पॉइंट नहीं कह सकते हैं कि पूरे भारत में पाया जाएगा, हमको उसको क्या है बांटना पड़ता है। और ये जो विभाजन किया गया है ना, ये मुख्यतः भाषा को आधार बना के डिवाइड कर दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इरावती कर्वे समाजशास्त्री हैं, इरावती कर्वे ने सांस्कृतिक एवं भाषाई भेदों को आधार मानकर इरावती कर्वे ने सांस्कृतिक एवं भाषाई भेदों को आधार बनाकर संपूर्ण भारत को 4 नातेदारी क्षेत्रों में विभक्त किया है। संपूर्ण भारत को 4 नातेदारी क्षेत्रों में विभक्त किया है। 4 नातेदारी वही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और मध्य। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और बीच का एक मध्य बोला है उन्होंने। तो ये 4 जो डिवीजन किए गए हैं इरावती कर्वे के द्वारा, यही हमको बताना है, उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्व। और आधार किसको बताया है, सांस्कृतिक और भाषाई। समझ रहे ना। देखो अब जैसे यदि हम भाषा की बात करने लगे तो एक भाषा या आधार, जैसे उनका द्रविड़ भाषा, दक्षिण में जो भी लोग रह रहा है वो सब क्या है, द्रविड़ भाषा को बोलते हैं। तो उनने एक बोल दिया कि दक्षिण ये भाषा के आधार पर द्रविड़ हो गया, इंडो आर्यन भारोपी उत्तर भारत में, फिर एक मध्य भारत में अलग और एक पूर्व भारत में अलग। तो देखो आपसे यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में नातेदारी व्यवस्था को समझाइए, नातेदारी व्यवस्था के चित्र प्रस्तुत, कुछ भी करे, यही लिखना है। इरावती कर्वे का जो अध्ययन है यही नातेदारी व्यवस्था को व्याख्यायित कर रहा है।
उत्तर का अलग, दक्षिण का अलग, मध्य का अलग, पूरब का अलग, हम सबकी अलग अलग विशेषताएं बताएंगे। तो सबसे पहले लिखो उत्तरी नातेदारी क्षेत्र। उत्तरी नातेदारी क्षेत्र, उत्तरी नातेदारी क्षेत्र। देखो इसके अंतर्गत संपूर्ण उत्तर भारतीय लोग, संपूर्ण उत्तर भारतीय लोग जिसमें सिंधी, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली, असमी व नेपाली भाषी लोग व क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्या क्या बता दिया? सिंधी, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली, असमी व नेपाली भाषा व इससे संबंधित क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब देखो आप समझ जाओ कौन कौन से भाषा के आधार पे बोल दिया। सिंधी, अब पहले तो सिंध एक अलग प्रांत था, लेकिन वहां से लोग माइग्रेट होकर पूरे भारत में बस गए, तो अब जहां जहां सिंधी होंगे वहां पर ये नातेदारी व्यवस्था, जहां जहां बंगाली बोलने वाले होंगे वहां, जहां बिहारी बोलने, जहां हिंदी बोलने वाले, जहां पहाड़ी भाषा बोलने वाले, पहाड़ी भाषा मतलब समझते ना, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ जो भाषा बोली, असम के कुछ क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, ये सब लोग एक सी नातेदारी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। इसके कुछ विशेषताएं या इसके कुछ लक्षण निम्न हैं। लिखो पहला पॉइंट, पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक वंश परंपरा का पालन करने वाला क्षेत्र है। पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक वंश परंपरा का पालन करने वाला क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट लिखना, इस क्षेत्र में प्रत्येक नातेदारी हेतु विशिष्ट शब्दावली प्रयुक्त होती है। इस क्षेत्र में प्रत्येक नातेदारी हेतु विशिष्ट शब्दावली प्रयुक्त होती है। विशिष्ट शब्दावली प्रयुक्त होती है। समझ गया ना, कल ही बताया था दो टाइप की नातेदारी शब्दावलियों को, एक तो विशिष्ट बोला था और एक को वर्गात्मक। विशिष्ट मतलब क्या है? प्रत्येक नातेदार के लिए अलग अलग शब्द, दादा के लिए अलग, नाना के लिए अलग, मौसी के लिए अलग, मौसा के लिए अलग, फूफा, बुआ, सबके लिए अलग अलग शब्द होता है। और दूसरे टाइप का क्या होता है? वर्गात्मक, कि पूरे को एक ही बोल दो। उन्होंने कहा अंकल, मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, सब अंकल, पड़ोसी भी अंकल, आंटी सब आंटी। समझ रहे ना? तो उत्तर भारत में कैसा यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है? विशिष्ट, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। अगला पॉइंट लिखो, रक्त संबंधियों को विवाह संबंधियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। रक्त संबंधियों को विवाह संबंधियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। वो क्या लिखा? रक्त संबंधियों को विवाह संबंधियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। रक्त संबंधियों की जगह विवाह संबंध, वो क्या लिखा है यार, उल्टा मत लिख लेना। रक्त संबंधियों को विवाह संबंधियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। हम हिंदी भाषी लोग हैं ना, ब्लड रिलेटिव्स को अधिक महत्व देते हैं। जो विवाह से जो संबंधी बनते हैं उनको कम महत्व दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति विवाह संबंधियों को अधिक महत्व देने लगेगा तो उसकी बुराई होने लगेगी। समझ रहे हैं ना? रक्त संबंधी, माँ, बाप, भाई, बहन, पहले, इनको पहले। पत्नी हमारी विवाह संबंधी है, उसको
कम वरीयता देना है। और फिर उसके जो रिलेटिव साला, साली, सास, ससुर और जो उसके वाले रिलेटिव हैं उनको। और देखो हम पति मतलब लड़के को क्यों आधार बना के बोले, पितृ सत्तात्मक है। तुम ये मत कहना कि लड़की को तो पति को ज्यादा महत्व देने की कहते हैं, लड़की की तो बात ही नहीं हो रही है। पितृसत्तात्मक समाज है यहाँ पे, पहले लाइन में बता दिए पितृसत्तात्मक समाज है। विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ब्लड रिलेटिव्स को अधिक महत्व दिया जाता है। हम देख रहे हैं अपने परिवार में ब्लड रिलेटिव्स को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़के से उम्मीद रहती है कि माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर उनने कहा कि चाचा चाची, पत्नी और उसके रिश्तेदारों को तो कम महत्व देना है। कोई व्यक्ति यदि उनने कहा कि अपने ससुराल ज्यादा जा रहा है तो लोग उसकी बुराई करने लगते हैं कि देखो हर हफ्ते खड़ा रहता है। कोई अपने साले साली को ज्यादा महत्व दे रहा है, उसकी बुराई करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सामाजिक रीति है इसमें ब्लड रिलेटिव्स को अधिक महत्ता दी जाती है विवाह संबंधी की तुलना में। अगला पॉइंट लिखो। देखो प्राथमिक संबंधियों के बीच यौन संबंधी, प्राथमिक संबंधियों के बीच यौन संबंधों के बारे में यौन संबंधियों के बारे में, ये यौन संबंधों के बारे में जाति अंतः विवाह, जाति अंतः विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, जाति अंतः विवाह, गोत्र बहिर्विवाह और अगम्य गमन निषेध के नियमों का पालन किया जाता है। अगम्य गमन निषेधों का पालन किया जाता है। अगम्य गमन निषेधों का पालन किया जाता है। समझ रहे, क्या केला है कि इस क्षेत्र में प्राथमिक संबंधी यौन संबंध, यौन संबंध का मतलब शादी विवाह के लिए। शादी विवाह में पहले क्या बोला है, जाति अंत विवाह, नियम है ना, अपनी जाति में ही विवाह करना है हमको। विवाह देखो दूसरी जाति में भी कर लेता है व्यक्ति, लेकिन उसको सामाजिक रूप से उतनी मान्यता नहीं मिलती है, उसको सामाजिक सम्मान से नहीं देखते, खासकर गांव में। तो अपनी जाति में ही विवाह करना है। फिर क्या है, अपने गोत्र में, सेम गोत्र विवाह नहीं होता हमारे यहाँ, नहीं होता ना हिंदी भाषी में। गोत्र शादी टूट जाती है कि लड़का देखा लड़की देखी, लेकिन पता चला कि यार हमारा गोत्र एक ही निकला, क्योंकि एक ही गोत्र के बोलते हैं कि भाई बहन, और भाई बहनों की भी शादी तो हो नहीं सकती। तो एक ही जाति के अंदर विवाह करना है तो उसको कह रहे हैं जाति अंतः विवाह। गोत्र से बाहर विवाह करना है तो गोत्र बहिर्विवाह। और अगम्य गमन निषेध, अगम्य गमन निषेधों का मतलब होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है, कि हम अपनी मम्मी के पक्ष में विवाह नहीं करेंगे। पिता, ऐसा नहीं है कि पिता की पीढ़ी है, समझ रहे ना, तीन तीन पीढ़ी का दोनों का निषेध है। माता पक्ष में 3 पीढ़ी में विवाह नहीं होगा, पितृ पक्ष में 3 पीढ़ी में विवाह नहीं होगा, इसके बाहर देखा जाएगा। फिर अगम्य गमन निषेध का मतलब क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे निषेध हैं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, अब उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो उन्हीं निषेधों की बात, रिस्ट्रिक्शनों की बात कर रहे हैं, अगम्य गमन निषेध। अगला पॉइंट लिखना, उत्तराधिकारी में मिताक्षरा नियम से संचालित होता है। उत्तराधिकार मिताक्षरा नियम से संचालित होता है। कौन सा नियम, मिताक्षरा। उत्तराधिकार मिताक्षरा नियम से संचालित होता है।
देखो भारत में उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब कह रहे हैं ना संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति कैसे मिलेगी, तो दो टाइप के नियम चलते हैं, एक मिताक्षरा का नियम चलता है और एक दाय भाग का नियम चलता है। तो अभी हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं मिताक्षरा, और मिताक्षरा क्या कहता है कि जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो पिता की तरफ से होता है, पिता की तरफ से। चाहो तो इसको कोष्टक में लिख लेना, नहीं तो इतने काफी है कि मिताक्षरा के नियम से होता है। अगला पॉइंट लिखना, सभी विवाह संबंधों में, सभी विवाह संबंधों में शासन के नियम को केंद्रीय माना जाता है। शासन, ऐसा लिखना, शासन के नियम को केंद्रीय माना जाता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने पितृपक्षीय परिवार, एक व्यक्ति अपने पितृपक्षीय परिवार व सपिंड बंधुओं में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। सपिंड बंधुओं में विवाह नहीं कर सकता। अभी अपन पढ़ेंगे दरअसल गोत्र और सपिंड, मतलब वो समझ लो एक ही कुल परिवार के लोग हैं। अगला पॉइंट लिखो, ब्राह्मणों और उच्च जातियों में 4 गोत्र नियम का पालन किया जाता है। ब्राह्मणों और उच्च जातियों में 4 गोत्र नियमों का पालन किया जाता है। इसको विवाह के चतुर्गोत्रीय नियम कहते हैं। वैसे तो सभी में होता है, लेकिन अब इरावती कर्वे ने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों में 4 गोत्र नियम का पालन होता है, जबकि मध्यम जातियों में, जो निचली जाति है, उसमें 2 गोत्र नियम का पालन होता है। चतुर्गोत्रीय नियम मतलब होता है क्या है कि एक व्यक्ति अपने माता के गोत्र में, पिता के गोत्र में, दादी के गोत्र में और नानी के गोत्र में विवाह नहीं कर सकता। 4 रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको चतुर्गोत्रीय नियम बोल दिया है। अगला पॉइंट लिख लेना, परिवार के केंद्र में पिता और पुत्र होते हैं और पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की भूमिका नगण्य है। परिवार के केंद्र में पिता और पुत्र होते हैं और पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की भूमिका नगण्य है। स्त्रियों की भूमिका नगण्य है, ठीक है ना। अब तो थोड़ा बहुत बदलाव आ गया, हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में तो स्त्री की भूमिका बढ़ गई है, लेकिन ये ओवरऑल जो उनकी स्टडी है उसकी बातें कर रहे हैं। कन्या का विवाह हमेशा उच्च कुल में किया जाता है। कन्या का विवाह हमेशा उच्च कुल में किया जाता है। कन्या का विवाह हमेशा उच्च कुल में किया जाता है। मतलब हम इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि अनुलोम विवाह की प्रथा पाई जाती है। कोष्टक में उसको चाहो तो लिख लेना, अनुलोम विवाह की प्रथा पाई जाती है। देखो विवाह 2 टाइप का होता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, जो कन्या है, अनुलोम विवाह की प्रथा पाई जाती है। क्या लिखा, कन्या का विवाह हमेशा उच्च कुल में किया जाता है। अनुलोम विवाह मतलब जो पुरुष होगा वो उच्च कुल का होगा और जो महिला होगी वो क्या होगी, उससे निम्न कुल की होगी। निम्न कुल कह लो या निम्न वर्ण, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम अनुलोम विवाह। जैसे पुरुष ब्राह्मण है और महिला क्या है, महिला हो सकता है क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। ये तो वैलिड है। इसके अपोजिट होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, महिला उच्च वर्ण की होती है और पुरुष निम्न वर्ण का। मतलब यदि महिला ब्राह्मण है तो वो केवल ब्राह्मण में शादी कर सकती है, निम्न वर्ण में शादी नहीं होती है।
मतलब हो तो जाती है, कानून दृष्टि तो सब है, लेकिन हम सामाजिक दृष्टि से नातेदारी व्यवस्था को समझ रहे हैं। तो देखते ना कि गांव में भी देखते कि भैया लड़का है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर ला, बहू को एक्सेप्ट कर ले रहे कि ठीक है ब्राह्मण लड़का था, उनने छत्री लड़की से शादी कर ली, तो लड़के के घर वालों ने स्वीकार। गुजरात काठियावाड़ में कुछ जातियों में भ्राता भगनी संतति विवाह पाया जाता है। नानतारा की प्रथा पाई जाती है। नानतारा का मतलब होता है भाभी विवाह। नानतारा की प्रथा पाई जाती है। फिर इसमें सी पॉइंट लिखना। देखो महाराष्ट्र में उत्तर तथा दक्षिण भारतीय संस्कृति, उत्तर तथा दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का एक संतुलित रूप दिखाई देता है। सांस्कृतिक तत्वों का एक संतुलित रूप दिखाई देता है। मतलब समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या है, कुछ उत्तर और दक्षिण दोनों को मिला के अपना एक पैटर्न विकसित कर लिया है। फिर अगला पॉइंट लिख लेना, उड़ीसा में गोंड, ओराव और कोंध आदिवासी लोगों की, कौन कौन से हैं, गोंड, ओराव और कोंध आदिवासी लोगों की नातेदारी व्यवस्था द्रविड़ भाषी लोगों जैसी है। द्रविड़ भाषी जैसे, द्रविड़ भाषी लोगों जैसी है। ठीक है ना, मतलब दक्षिण भारत में जैसी पाई जा रही है, उड़ीसा में लगभग लगभग वैसी ही है। ठीक है, तो ये मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में देखो बहुत विविधता है, कुछ नहीं कह सकते हैं, अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग है। अब लिखो दक्षिणी नातेदारी क्षेत्र। देखो इसके अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मिश्रित भाषाई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और मिश्रित भाषा एवं समुदायों के 5 क्षेत्र सम्मिलित हैं। 5 क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखना, यहां पितृवंशीय व पितृ स्थानीय व्यवस्थाएं प्रभावी हैं। 'परंतु कुछ समुदाय में मातृवंशीय व मातृ स्थानीय व्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं। मतलब ज्यादातर पितृ स्थानीय है, लेकिन कहीं कहीं हमको मातृ स्थानीय भी, खासकर केरल के मालाबार में जो नायर समुदाय है वहां पर मातृवंशी दिखाई देता है, इसलिए उसको लिख रहे हैं। तो दोनों है, मातृवंशी भी है, पितृवंशी भी है। दूसरा पॉइंट लिखना,
विवाह संबंधों में वर एवं वधु पक्ष बराबर होते हैं। विवाह संबंधों में वर एवं वधु पक्ष बराबर होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ लड़के वालों को तो विशेष डोमिनेंस रहता है, लड़की वाले तो दबके ही रहते हैं ना, दहेज भी देना है। यहाँ बराबर है। देखो उत्तर और दक्षिण में अंतर भी थोड़ा सा ध्यान करते जाना। एक अंतर तो ये होगा कि उत्तर में केवल पितृवंशी, दक्षिण में पितृ और मातृवंशी दोनों है। उत्तर में वर वधु पक्ष बराबर नहीं है, दक्षिण में वर वधु पक्ष बराबर है। तीसरा पॉइंट लिखो, रक्त संबंधियों व विवाह संबंधियों में अंतर नहीं किया जाता। रक्त संबंधियों और विवाह संबंधियों में अंतर नहीं किया जाता। अभी हमने लिखा उत्तर भारत में कि रक्त संबंधियों को ज्यादा महत्ता दी जाती है, विवाह संबंधियों को इधर सब बराबर है। फिर अगला पॉइंट लिखना, यहां वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। यहां वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। वर्गात्मक समझ रहे हैं ना, उत्तर भारत में विशिष्टात्मक, हर नातेदार के लिए अलग शब्द है। यहाँ पे क्या है, कॉमन शब्द ज्यादा हमको दिखाई दे रहे हैं। अगला पॉइंट लिखना, देखो दक्षिण क्षेत्र में जाति अंतः विवाह व गोत्र बहिर्विवाह के नियम नहीं होते। जाति अंतः विवाह एवं गोत्र बहिर्विवाह के नियम नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे जाति व्यवस्था नहीं है, विवाह जाति में ही होता है, लेकिन उत्तर भारत की तरह वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला पॉइंट लिखना, यहां बड़ी बहन की पुत्री बुआ की पुत्री और मामा की पुत्री के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी बहन की लड़की, बुआ की लड़की और मामा की लड़की के साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु छोटी बहन की पुत्री, मौसी की लड़की या मौसी की पुत्री और भावी विवाह निषिद्ध है। मौसी की लड़की और भावी विवाह निषिद्ध है। मतलब देखो ये महत्वपूर्ण अंतर जो उत्तर दक्षिण को। अब देखो उत्तर में क्या है, ममेरे और चचेरे फुफेरे भाई बहनों में कोई विवाह नहीं होता, लेकिन दक्षिण में होता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में ऐसा माना जाता है कि ममेरे चचेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह केवल मुसलमानों में होता है, लेकिन दक्षिण भारत का हिंदू समुदाय ममेरे चचेरे, अब देखो इसमें अंतर है। बड़ी बहन की लड़की से विवाह कर लेंगे, लेकिन छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं होगा। मतलब मामा भांजी विवाह दक्षिण में बहुत कॉमन है। बुआ की लड़की से विवाह हो जाएगा और मामा की लड़की से विवाह हो जाएगा, परंतु छोटी बहन की लड़की, भाभी से विवाह और मौसी की लड़की से विवाह नहीं होगा। लेकिन कजिन्स में मैरिज दक्षिण में भी होती है। दक्षिण का हिंदू समुदाय कजिन्स में मैरिज करता है। अगला पॉइंट लिखना, यहां एक ही गांव में अंतर वैवाहिक गोत्र के लोग रहते हैं। एक ही गांव में अंतर वैवाहिक गोत्र के लोग रहते हैं। फिर एक पॉइंट और लिख लेना कि
नायर, ये जनजाति है वहां की नायर, तियान और मालाबार के मोपला, मालाबार के मोपला, मालाबार के मोपला व बैंट, बैंट समुदायों में मातृवंशीय व मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं, मातृवंशीय व मातृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं, जिसमें कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता, जिनमें कोई वैवाहिक संबंध नहीं होता, मतलब पति पत्नी और पिता पुत्र जैसा कोई संबंध नहीं होता, पति पत्नी और बाप बेटे का कोई रिलेशन नहीं है, पिता पुत्र। दरअसल क्या है, हमने लिखा मातृवंशीय, मातृवंशी। दरअसल क्या है, केरल की जो नायर, तियान, मालाबार के मोपला और बैंड समुदाय है, यहाँ पे परिवारों का जो एक शब्द यूज किया जाता है तारवाड़, मातृवंशी परिवार को कहते हैं तारवाड़। इसमें क्या रहता है, इसमें माँ रहती है और उसके बच्चे रहते हैं। बच्चे में क्या है कि देखो, लड़का लड़की सब रहेगा, माँ का भाई भी रहेगा, लेकिन इस माँ का पति नहीं रहेगा। पति, इसका जो पति है, पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। इसका जो पति होगा वो अपनी माँ के तारवाड़ में रहेगा। विजिटर हस्बैंड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि शादी जैसा कुछ नहीं होता है, बस बात हो जाती है कि ये इस लड़की के साथ है, तो वो रात को जाता है, सोता है और सुबह उठ के वापस अपने यहाँ आ जाता है। इसलिए हमने लिखा क्या कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता। ठीक है ना। तो देखो, दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था है। आप उत्तर और दक्षिण की नातेदारी व्यवस्था में अंतर को आसानी से समझ रहे हो। यदि अंतर पूछ ले कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में क्या अंतर है, तो 5 पॉइंट आप आसानी से बता सकते हो। अब लिख लो पूर्वी भारत, पूर्वी नातेदारी क्षेत्र। देखो, इस क्षेत्र में मुंडारी, इस क्षेत्र में मुंडारी, मोन और मुंडारी, मोर, खमेर और चाम भाषाई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चाम भाषाई क्षेत्रों को रखा जाता है। देखो, इसमें इसकी विशेषताएं निम्न। पहला पॉइंट लिखना, मुंडारी भाषाई लोगों में पितृवंशीय व पितृ स्थानीय परिवार पाए जाते हैं। हो, दूसरा पॉइंट लिखना, हो और संथाल लोगों में, कौन कौन से, हो जनजाति है और संथाल, हो और संथाल लोगों में भ्राता भगनी संतति विवाह प्रचलित है। अगला पॉइंट लिखना, हो और मुंडा, हो व मुंडा लोगों में कुंवारे नवयुवक, लोगों में कुंवारे युवक युवतियों के लिए युवाग्रह, युवाग्रह, घोटुल, युवाग्रह या पुस्तक में लिखना घोटुल होता है। गोंडों में भी पाया जाता है ये घोटुल।
घोटुल दरअसल युवा ग्रह होता है, कुछ जनजातियों में पाया जाता है, जैसे हो में है, मुंडा में, गोंडों में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, युवा गृह मतलब एक हॉस्टल समझो। तो जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियां रहेंगे उनको उस हॉस्टल में रखा जाता है। ठीक है। अब वो अपने विवाह के लिए अपनी मर्जी का साथी का चयन करते हैं, पूरी छूट रहती है। यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप यौन संबंध स्थापित करने के बाद उस लड़के लड़की से विवाह करो। वही डेटिंग टाइप का है। आपने उसके साथ रहा कुछ दिन, मजा नहीं आया, छोड़ के दूसरे के साथ। फाइनली आपसे पूछा जाता है आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो सब सबके साथ रह के देख लेते हैं, अंत में फिर बताते हैं, तो उनकी शादी करा जाती है। उसको घोटुल युवाग्रह कह रहा है। अगला पॉइंट लिखो, हो तथा मुंडा में टोटम बहिर्विवाह होता है। अब टोटम शब्द आया है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। टोटम धर्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे टोटम क्या होता है। टोटम बहिर्विवाह होता है, वधु मूल्य के प्रचलन के साथ सेवा विवाह भी मान्य है। वधु मूल्य के प्रचलन के साथ सेवा विवाह भी मान्य, मतलब दहेज नहीं चलता यहाँ पर, वधु मूल्य देना पड़ता है। लड़की लेके आओगे तो लड़की के घर वालों को पैसे देना पड़ेगा, उसी को वधु मूल्य कहते हैं। मुंडारी लोगों क्या लिखा, वधु मूल्य के प्रचलन के साथ सेवा विवाह भी मान्य है, कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का यदि वधु मूल्य नहीं चुका पा रहा है तो वो सर्विस सेवा कर सकता है वहां जाके और शादी कर सकता है। अगला पॉइंट लिखना, मुंडारी लोगों में संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता, परंतु मुंडारी लोगों में संयुक्त परिवार नहीं पाया जाता, परंतु पितृ गोत्रीय संबंधों को बनाए रखते हैं। परंतु पितृ गोत्रीय संबंधों को बनाए रखते हैं। ठीक है ना, संयुक्त परिवार नहीं है लेकिन पितृ गोत्र को संबंधों से बनाए रखते हैं वो। अगला पॉइंट लिखना, असम के खासी मोखमेर भाषाएं, असम के खासी समुदाय खासी भाषा बोलते हैं, और दूसरी भाषा कौन सी, मोख मेर। असम के खासी और मोखमेर भाषाएं बोलने वालों में मात्र सत्तात्मक, मातृवंशीय और मात्र स्थानीय व्यवस्था पाई जाती है। मात्र सत्तात्मक, मातृवंशीय, मात्र स्थानीय समूह, मतलब वही माता। कोई असम का जो गारी जो खासी भाषा बोलने और मोखमेर भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसमें ही बोला। इसी में आगे लिखना, मतलब कॉमा कर करके लिखते जाना या पॉइंट बना लेना। इन लोगों में ही विशेष व्यवस्था पाई जाती है। क्या बोला पहला, तो मातृवंशीय रहते हैं, मात्र स्थानीय रहते हैं, मतलब शादी के बाद लड़का लड़की के घर आके रहेगा, मात्र स्थानीय, और मात्र सत्तात्मक, लड़की की ही चलती है, मात्र सत्तात्मक। फिर इसी में बता सकते हैं कि उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी सबसे छोटी पुत्री को मिलता है, सबसे छोटी पुत्री। हमने यहां बड़े लड़के को मिलता पितृ सत्तात्मक, वहां पे क्या है, उत्तराधिकारी का नियम सबसे छोटी पुत्री को मान्यता है। विवाह विच्छेद व वैधव्यता, वैधव्यता मतलब विधवा होने से। विवाह विच्छेद और विधवा होने से लड़की की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आता। हमारे यहाँ आ जाता है, तलाकशुदा लड़की को अलग नजर से देखते हैं, और लड़की विधवा हो गई है तो अलग नजर, मतलब समाज का देखने का। उधर ऐसा कोई नहीं है, मात्र सत्तात्मक है ना, पति मर गया कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा है, पत्नी मर जाती है तो पति की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है, वो दूसरी शादी कर ले, समाज में उसका सब, लेकिन लड़की की स्थिति में अंतर आ जाता है, यहाँ पे नहीं आता है। और एक और पॉइंट लिख लेना कि विवाह के बाद
ऐसा लिख लेना कि पति को पत्नी के यहां आके रहना पड़ता है। पति को पत्नी के यहां आकर रहना पड़ता है। अब इसमें भी देखो, यदि आपकी शादी घर की छोटी लड़की से हुई है तो आपके तो मजे हैं, क्योंकि वो लड़की उत्तराधिकारी है, लेकिन घर की बड़ी लड़की से हुआ हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको भी। फिर एक और पॉइंट लिख लेना, ससुर की मृत्यु के बाद, ससुर की मृत्यु के बाद सास दामाद विवाह का प्रचलन है। सास दामाद विवाह का प्रचलन है। ठीक है, तो देखो ये भारत में नातेदारी व्यवस्था का स्वरूप है, यही आपको लिखना है। भारत में भी नातेदारी व्यवस्था के बारे में कुछ भी पूछे, इरावती कर्वे की ये स्टडी है और इसी को मान्यता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि वर्तमान भारत में औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, वैधानिक व्यवस्था एवं पश्चिमी मूल्यों के प्रभावों में, वैधानिक व्यवस्था मतलब विभिन्न प्रकार के कानून, वैधानिक व्यवस्था एवं पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के कारण नातेदारी व्यवस्था के उपरोक्त सभी पक्षों में बदलाव आया है। पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव के कारण नातेदारी व्यवस्था के उपरोक्त सभी पक्षों में बदलाव आया है। बस इतना ही बहुत है भाई। चाहो तो और भी लिख सकते हो कि विवाह संबंधी मान्यताएं निषेध कम, समझ रहे हैं ना बदलाव। अब अपन ने ये पढ़ा है, एक आदर्श स्टडी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। हमने जो पढ़ा कोई जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, पश्चिमी मूल है, इन सब के कारण बदलाव आया है। तो देखो ये नातेदारी व्यवस्था वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। कल अब इसमें देख लेंगे, 2 शब्द और लिखे हैं, वंश और गोत्र परंपरा, उसको कल देखेंगे।